हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक समान गति से गतिमान पिंड t1 समय में x1 दूरी पर तथा t2 समय पर x2 दूरी पर जाता है। इस गति के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसके ऑप्शन है, t1 व t2 पर वेग का मान एक समान रहेगा। ऑप्शन 2 है, x2 माइनस x1 का मान अधिक होने पर वेग का मान समान होगा जैसा कि कम मान के लिए होता है। नंबर 3 है, t1 व t2 समयांतराल में तय की गई वास्तविक दूरी विस्थापन के परिणाम के बराबर है। चौथा ऑप्शन है इसका, t2 माइनस t1 का मान अधिक होने पर वेग का मान कम हो जाएगा क्योंकि वेग t2 माइनस t1 से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। t2 माइनस t1 का मान अधिक होने पर वेग का मान कम हो जाएगा क्योंकि वेग t2 माइनस t1 से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने कुछ बीजों को फ्लास्क में रखकर उसमें पानी भर दिया। कुछ समय पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे क्योंकि वे बीज अंदर से खोखले थे, वे बीज हल्के थे, वे क्षतिग्रस्त थे। उपरोक्त सभी। तो एक छात्र ने कुछ बीजों को फ्लास्क में लिया और उसमें पानी भर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे क्योंकि वे बीज अंदर से खोखले थे, वे बीज हल्के भी थे और वे बीज क्षतिग्रस्त भी थे। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि जैसे आप दाल लीजिए, साबुत मसूर जो होती है दाल, खाई तो होगी आपने, उसे लीजिए और उसे पानी में भिगोइए और देखिए फिर जो उसमें कुछ दाने जो ऊपर को आ जाते हैं वो या तो खोखले होंगे या फिर छिलके होंगे या फिर वो अंदर से खराब होंगे, और जो हमारी साफ दाल होगी वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी और फिर हम उसे निथार कर अलग कर लेंगे और ऊपर ऊपर जो है वो हमारी खराब दाल आ जाएगी और नीचे हमारी साफ दाल बैठ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बीज हैं वो जो ऊपर आए हैं वो हमारे हल्के भी होंगे, खोखले भी होंगे और क्षतिग्रस्त भी होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे हुए एक टीन के डिब्बे की दीवार पर 2 छेद कर देने पर नीचे वाले छेद से पानी अपेक्षाकृत ऊपर वाले छेद से दूर गिरता है क्योंकि नीचे वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक है, ऊपर वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक है, ऊपर वाले छेद के पास दाब अधिक होता है, नीचे वाले छेद के पास दाब अधिक होता है। अब देखिए, ये हमने बनाया है टीन का डिब्बा और इसमें एक छेद यहाँ कर दिया और एक छेद यहाँ कर दिया। पानी तो इसमें साफ सभी जगह समान भरा हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नीचे वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक है, यानी यहाँ पे पानी अधिक है और यहाँ पर कम है, ऐसा तो नहीं है। ऊपर वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक है, ये भी गलत है क्योंकि दोनों की साइड जो है वो पानी सेम है। ऊपर वाले छेद के पास दाब अधिक होगा, नहीं, ऊपर वाले छेद के पास जो है वो दाब कम होगा और नीचे वाले छेद के पास दाब अधिक होगा। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, नीचे वाले छेद के पास दाब अधिक होगा और जब दाब अधिक होगा तो वो पानी ज़्यादा दूर गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति से गतिमान पिंड t1 समय में, ये तो हो चुका है हमारा, ये भी हो गया, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण।
इसका ऑप्शन है समान होता है, समान नहीं होता है, चालक पदार्थ पर निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युतीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो दोनों प्रकार के जो आवेश उत्पन्न होते हैं तो उसमें परिमाण समान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आवश्यकता होती है। खनिज लवण भी होते हैं, आहारी रेशे और जल भी होता है, जल की सीमित मात्रा होती है, अंकुरित अनाज भी होता है। तो भोजन में हमारे जो पोषक तत्व हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में किसकी आवश्यकता होती है? और वो है हमारा आहारी रेशे और जल भी। आहारी रेशे आखिर होते क्या हैं? आहारी रेशे आहार में उपस्थित रेशे तत्व को कहते हैं। ये स्वयं तो अपाच्य होते हैं, किंतु मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने का अत्यावश्यक योगदान करते हैं। ये रेशे शरीर की कोशिकाओं की दीवार का निर्माण करते हैं। इनको एंजाइम भंग नहीं कर पाते, यानी एंजाइम इन्हें तोड़ नहीं पाते। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आहारी रेशे और जल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतदर्शी का उपयोग है किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, आवेश की प्रकृति का पता लगाना, चालक या अचालक पदार्थ की पहचान करना, उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? आवेश की प्रकृति का पता लगाना। विद्युतदर्शी का उपयोग विद्युत आवेश के संसूचन और मापन में होता है। यह सबसे प्राचीन विद्युत उपकरण है। और ये है हमारा विद्युतदर्शी का चित्र। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीकर में भरी हुई हाइड्रोजन गैस पर दाब लगाने पर गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है, गैस की अवस्था बदल जाती है, गैस द्रवित होने लगती है, उपरोक्त सभी। तो किसी बीकर में जब हम हाइड्रोजन गैस भरते हैं, उस पर दाब लगाते हैं, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है, गैस की अवस्था बदल जाती है, गैस द्रवित होने लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अब हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। और कब? 1766 में। इन्होंने इसे लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था तथा ज्वलनशील वायु नाम दिया था। 1883 में लेवेशिये ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाती है। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 1 है। परमाणु द्रव्यमान 1.00784
U है। इसका इलेक्ट्रिक विन्यास 1s1 है। इसकी परमाणु त्रिज्या 53 पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रयोगशाला में एक प्लास्टिक के टुकड़े को गर्म करता है तथा उसे खींचकर रेशा बनाकर दिखाता है तथा विद्यार्थियों से प्रश्न करता है कि प्लास्टिक का यह गुण किसके कारण संभव है। तो इसके ऑप्शन है तन्यता, संपीड्यता, सुचालकता, सुघट्यता। जब हम किसी चीज को गरम करके उसे खींच के पतला तार बनाते हैं, यानी यहाँ रेशा बनाया, रेशा भी तो पतले तार की तरह होगा, और तो उसका यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता। और जब हम पीट कर चादर बनाते हैं तो इसका गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 6.64 गुणा 10⁻³ ग्राम है। 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम परमाणुओं की संख्या होगी 1.5 गुणा 10⁻23, 1.5 गुणा 10⁻23, 6.023 गुणा 10⁻23, 2.4 गुणा 10⁻24। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1.5 गुणा 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पानी के तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो उसका आयतन धीरे धीरे घटेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। यदि पानी के तापमान को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो उसका आयतन पहले तो घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके गमले में लगा गुलाब का लाल फूल सूर्य के श्वेत प्रकाश में काला दिखाई देगा, लाल रंग की किरणों का अपवर्तन करता है, हरा दिखाई देगा, लाल रंग की किरणों का परावर्तन करता है। तो क्या करता है? लाल रंग सूर्य के श्वेत प्रकाश में गुलाब के लाल रंग काला दिखाई देता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हरा दिखाई देता है, ये भी नहीं हो सकता। लाल रंग की किरणों का अपवर्तन करता है, नहीं, वो परावर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु को अन्य धातुओं या अधातुओं से मिश्रित करके मिश्र धातु बनाते हैं क्योंकि धातु का मूल्य कम करने के लिए, धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए, धातु को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? धातु का मूल्य कम करने के लिए नहीं, धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए। अब है, शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग के शारीरिक लक्षण होते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर, बच्चों में मानसिक विकलांगता, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, 2 व 3 दोनों। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। और घेंगा रोग की क्या है शारीरिक लक्षण? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दी के मौसम में सामान्यतः छोटे छोटे बच्चों को जुकाम व खांसी हो जाती है। ये रोग फैलते हैं कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो जुकाम और खांसी
जो रोग होते हैं वो किससे फैलते हैं? विषाणुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। अब है, जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है। अनलोडिंग, लवणीकरण, लोडिंग, आसवन। जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है आसवन। अनलोडिंग का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर ले जाना। लोडिंग का मतलब है ज़्यादा सामान भर लेना, लोड ज़्यादा कर लेना, सिंपल सा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है हिज संधि, धुराग्र संधि, ग्लाइंडिंग संधि, सैंडल संधि। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता से गति करता है। जैसे अपनी मुट्ठी बीचो और फिर इस अंगूठे को हिलाओ गोल गोल तो ये घूमता है, लेकिन हमारी बाकी उंगलियां नहीं घूमती। इस अंगूठे को हम धीरे भी घुमा सकते हैं, तेज भी घुमा सकते हैं। तो इसमें कौन सी संधि होती है? सैंडल संधि। अब है हिज संधि। हिज संधि कहाँ पाई जाती है? कोहनी में। यह कोहनी में आगे और पीछे की एक ही दिशा में गति कर सकती है। कोहनी में जो ये संधि पाई जाती है हिज संधि, यह आगे और पीछे केवल एक ही दिशा में गति कर सकती है। अब है धुराग्र संधि। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। अब है ग्लाइंडिंग संधि। इसमें एक हड्डी के दूसरे हड्डी के ऊपर सरकने के कारण गति होती है। मेरुदंड की छल्ले जैसी हड्डियों के बीच ऐसा ही जोड़ होता है। हमारी कलाई में ग्लाइंडिंग संधि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कलाई में। हिज संधि कोहनी में और धुराग्र संधि सिर में, सिर और गर्दन को जो जोड़ती है। और अंगूठे और बाकी उंगलियों में सैंडल कह रही, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में लगी आग को किस प्रकार बुझाते हैं? कंबल से ढककर, जल द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा, तेज हवा द्वारा। पेट्रोल में लगी आग को किस प्रकार बुझाते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा। कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा। पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है धूम्रीकरण, निरार्द्रीकरण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन। तो वो है हमारा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जो जिस जल का अवशोषण करते हैं उसका केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो पौधों की पत्तियों द्वारा जो जल वाष्पित होता है वह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पन का मतलब है द्रव का वाष्प में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है, ये तो हो गया वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि ताजमहल पीला एवं मलिन हो रहा है। यमुना नदी में बाढ़ के कारण, उच्च तापक्रम के कारण, संगमरमर के विघटन के कारण, मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के कारण, उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, मथुरा के तेल शोधक कारखानों से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में छात्रों से प्रश्न करता है, परमाणु संख्या क्या है? इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। तो इसके ऑप्शन है, किसी नाभिक की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी नाभिक की परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी नाभिक की परमाणु संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। किसी नाभिक की परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या जो है वो किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। यानी परमाणु संख्या Z P = E। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज तो रह गई, वाष्पोत्सर्जन जो है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन जो है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? पोटोमीटर द्वारा। हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसके 2 ध्रुव है, शिक्षक और विद्यार्थी। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? फ्रोबेल, हर्बर्ट, टैगोर, एडम्स। तो ये कथन किसका है? एडम्स का। एडम्स ने कहा है कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है और इसके 2 ध्रुव हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। और फ्रोबेल ने क्या किया है, जिस प्रकार उपयुक्त वातावरण मिलने पर एक बीज बढ़कर पेड़ बन जाता है, उसी प्रकार उपयुक्त वातावरण मिलने पर बालक भी पूर्ण व्यक्ति बन जाता है। और जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षक, शिक्षार्थी और सीखने सिखाने की परिस्थितियां। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों और कमजोरियों का व्यक्तिगत रूप से उपचार करना क्या कहलाता है? समूह शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण, कक्षा शिक्षण कहा नहीं जा सकता? तो क्या इसका आंसर? व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत कह रहा है तो समझ लीजिए व्यक्तिगत, एक तुक्का लगाइए ये। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान भविष्य के शिक्षण में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल हैं। यह कथन है असत्य, सत्य, आंशिक सत्य, कहा नहीं जा सकता? तो ये क्या है, वो अध्यापक केंद्रित भी है और बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल होते हैं वैज्ञानिक विधि में। तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक है कि सृजनात्मक कार्यों में बालकों के ब्लैंक को बनाए रखा जाए। उत्साह, रुचि, 1 व 2 दोनों, सजगता। सृजनात्मक कार्यों में जो है बालकों की क्या बनाए रखना चाहिए? उत्साह और रुचि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं? पियाजे, गिलफोर्ड, रॉस, गेट्स। किसने कहा बच्चे संसार में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं? पियाजे ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं किसी व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर, एक से अधिक व्यक्ति विशेष की धारणाओं पर निर्भर, पूर्णतः पक्षपात रहित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं पूर्णतः पक्षपात रहित। सूक्ष्म शिक्षण निर्भर करता है, क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण निर्भर करता है छात्रों की संख्या पर, सूक्ष्म पाठ की अवधि पर, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि पर, ये सभी। तो सूक्ष्म शिक्षण में तो ये भी आवश्यक है, ये भी और ये भी, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि कार्य विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है, यह कथन है बेस्ट का, पाइने का, वेस्टावे का, इन निम्न में से कोई नहीं। अन्वेषण विधि कार्य विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है, यह कथन है वेस्टावे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आप उन्हें वैचारिक संकीर्णता से दूर रखेंगे, उनमें वृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उनमें सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे, उपरोक्त सभी। तो इसमें है उपरोक्त सभी। उन्हें वैचारिक संकीर्णता से दूर रखेंगे, उन्हें में वृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उनमें सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अभिभावकों के दायित्व के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक अभिभावक को अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। अभिभावक को 8 से 16 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दोनों, एक व दो, केवल दो, निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय जरूर भेजना होगा प्रत्येक अभिभावक को। ऑप्शन नंबर ए सही है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।